आदाबर्स नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नईम, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशियात के साथ सोशल मीडिया लाइव के जरिए। दोस्तों, कभी कभी हम गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं और एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत हरगिज नहीं देते। यहाँ दरअसल हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के हवाले से। अक्सर देखा गया है कि जल्दबाजी में या तो कुछ लोग रेड लाइट जंप करते हैं या फिर ओवर स्पीडिंग करते हुए ट्रैफिक के कानून को तोड़ते नजर आते हैं। ज़रा सोचिए, गौर कीजिए, अगर आप हेलमेट या सेफ्टी बेल्ट इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से किसको फ़ायदा है? किसकी हिफाजत होती है, हमारी या फिर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार की? सिर्फ थोड़ी सी जल्दबाजी और लापरवाही आपकी जान भी ले सकती है। ट्रैफिक सिग्नल की रेड लाइट तो दोस्तों एक बार रेड होने के बाद भी ग्रीन हो जाती है, मगर ज़िंदगी की रेड लाइट एक बार अगर रेड हो जाए तो फिर ग्रीन नहीं होती, वो हमेशा के लिए रेड हो जाती है। आपकी जान बेशकीमती है, इसकी हिफाजत कीजिए। ज़रा सोचिए, आपकी ज़िंदगी से न जाने कितनी ज़िंदगियां और कितने लोगों की उम्मीदें और खुशियां वाबस्ता हैं। लिहाजा दोस्तों, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी कीजिए, अपने आप को भी महफूज रखिए और अपनी जेब को भी ढीला होने से बचाइए। आइए हम भी वक्त की पाबंदी करते हुए सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियां। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ पोला पंडिता। आदाब। राजस्थान में अशोक गहलोत की क़यादत में कांग्रेस सरकार बहरान का शिकार, क्योंकि नायब वज़ीर आला ने खुले तौर पर बगावत का किया ऐलान। वज़ीर दाखिला ने मुल्क में कोविड-19 से निमटने की कोशिशों के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की। मुल्क में कोविड-19 से अब तक सेहतमंद हुए अफराद की तादाद 5.5 लाख से कर गई तजावुज़। ये तादाद है 5,53,471। इस तरह सेहतियाबी की शरह बढ़कर हुई है 63.01%। पिछले 24 घंटों में सेहतियाब हुए मरीजों की तादाद हुई है 18,850। उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत की यूनिवर्सिटीज़ में आइंदा तालीमी सेशन शुरू करने के लिए रहनुमा खतूत किए जारी। जम्मू कश्मीर सरकार ने सयाहों की आमद के लिए रहनुमा खतूत किए जारी। इसने सियाहती शोबे को मरहलेवार तौर पर खोलने का किया फैसला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नकदी निकालने पर टीडीएस के इतलात की शरहों को मालूम करने के सिलसिले में बैंकों के सहूलत का किया आगाज। आईसीएमआर ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में मुल्क में 2,19,103 नमूनों की हुई जांच। अब तक कोविड के कुल 1,18,06,256 नमूनों की जांच की जा चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 879 मामले आए सामने। जम्मू कश्मीर के 88 इलाकों में लोगों की नकलो हमल और सरगर्मियों पर बंदिशें नाफिज। जुनूब मगरबी मानसून की वजह से होने वाली बारिश का जोर शुमाली मशरकी भारत में आज तक जारी रह सकता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज सुबह दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प में एक दहशतगर्द हलाक, और पाकिस्तान ने हाफिज सईद समेत 5 सरगना दहशतगर्दों के बैंक खाते बहाल किए हैं। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से सोशल मीडिया लाइव के जरिए आप हमारी ये नशरियात समाअत कर रहे हैं। दोस्तों, आज सावन की दूसरी सोमवार है। आपको ये दिन बहुत मुबारक। आज की तारीख भी कितनी खूबसूरत है, 13/7। जी हाँ दोस्तों, 13/7 है, कितना प्यारा। वाकई आपसे ही है इस बज़्म की रौनक, आपकी ही नवाजिश है। और जब साथ ऊपर वाले का हो तो डर किस बात का। ऊपर वाले पर भरोसा बिल्कुल उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। आइए दोस्तों, सुनते हैं सावन की इस मौके पर ये शिव भजन। पेश कर रहे हैं अशरफ जोगी।
नाम रटो शंकर का नाम शिव जी का नाम रट पार्वती खोल पलक बम अगड़ बम 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 अगड़ बम 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 गड़ बम 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 लहरी हार हार करती पार्वती और शिव शिव गोरा रटने लगी पलक उठा कर देखा शंकर जी सेवा भजन में भी कौन खड़ी और हाथी जोड़ कर बोली गवर जा हाथ जोड़ कर बोली गवर जाए शंकर अंतर्यामी बम 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 गड़ बम 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 अगड़ बम 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 लहरी बम 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 लहरी हाथ जोड़ कर बोली गवर जा एक सुनो शंकर लहरी मैं तेरे साथ मैं शादी करूंगी तेरे साथ मैं शादी करूंगी तेरे गले में डालूंगी माला सवा महीने व्रत किए मन गंगा जी स्नान किया किसी ने मांगा दूध पुत्री और मैं शिव जी तेरा वर मांगा भगवान से तेरा वर मांगा है नाथों के नाथ शंकर लहरी घट घट में विराजो शिव बोले बम 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 भी और बम बम अगड़ बम और बम 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 अगड़ बम और बम 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 लहरी बम 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 लहरी बोले तो शिव जी वचन सुनावे तेरी गवर जा पार्वती 12 साल की पार्वती मैं 80 साल करी बूढ़ा जो गिर गई जवानी हाँ गई जवानी आया बुढ़ापा पटियों में मेरे खिली सफेदी डिगमिग नाड़ करेरी मेरी भड़क भड़क नाड़ी मेरी लचर पचर काया करेरी मेरा कुटर करती जाड़ी मेरी लपर झपर जिभ्या करे मेरे हाथ बांस से टांग बड़ी से हाथ बांस तेरी टांग बड़ी तेरी नाक चढ़ा सा पेट खड़ा सा सर तमना सारी ढोल रहा मेरा घुटने तेरी घुटना भिड़ता मेरी काया में कोढ़ी लगा बड़ा भारी काया में कोढ़ी लगा बड़ा भारी भिरण मक्खी भिड़ के और घृणा करेगी पार्वती और मुझ कोढ़ी के क्या लेगी और कोढ़ी संग तू क्या लेगी मेरी एरी गवर जा पार्वती होल पलक बम अगड़ बम 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 और बम अगड़ बम 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 लहरी हरे हरे करती पार्वती और शिव गोरा रटने लगी बोले पार्वती वचन सुनावे तेरे सरी का मिला नहीं मैं तेरी लीला को जान गई और जान गई पहचान गई जी जान गई पहचान गई तम छन में बाले छन में बूढ़े छन में भी बालक बन बैठो तम 12 बरस के हो बैठो जी 80 बरस के बन बैठो तम कोढ़ी पुष्टि बन बैठो तम छन में काया पलट बैठो और 52 रूपी भोलेनाथ हो तेरी लीला का भेद नहीं पाया लीला अपरम पार तेरी और बम 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 गड़ बम और बम लहरी बम में महादेव टन गणेश शिव जी की पूजा करो हमें। अशरफ जोगी की आवाज़ में आपने ये भजन सुना। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशियात यूट्यूब पर जारी है। आज हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं एक मारूफ क्लासिकी फ़नकार करीम नियाज़ी साहब। करीम नियाज़ी उर्दू सर्विस को बहुत पसंद करते हैं
اور آج خود ہی سما باندھ رہے ہیں اس محفل کو اپنے فن کے ذریعے۔ آئیے سنتے ہیں کریم نیازی کا ہارمونیم پر بجایا ہوا راگ باگیشوری۔ نمسکار، آداب، میں کریم نیازی استاد عبدالکریم خان صاحب کو بولتا ہوں۔ میں بہت دنوں سے اردو چینل دیکھتا ہوں، بہت پسند کرتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی صاحب نسیم خان، ان کی ریکویسٹ پر میں راگ باگیشوری بجا رہا ہوں۔ ہارمونیم پر بجایا ہوا راگ بھاگیشوری کا آپ نے لطف لیا۔ فنکار تھے کریم نیازی۔ سوشل میڈیا لائیو پر اردو سروس کی نشریات جاری ہے۔ آئیے سنتے ہیں دوستو پروگرام کا اگلا سیگمنٹ، دل کے قلم سے۔ میں کاغذ ہوں۔ میں کاغذ کا رجسٹر ہوں جس کی قیمت صرف 100 روپے ہے۔ میرا رنگ سفید ہے جس پر سبز اور سرخ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اس سے میری شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں بڑے شوق سے بک ڈپو پر رہتا تھا کہ ادینہ کے والد مجھے خرید کر لے گئے۔ میرا خیال تھا کہ ادینہ مجھے سنبھال کر رکھے گی، مگر اس نے مجھ پر کارٹونز بنائے اور کچھ ورق پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیے۔ ایسا کرنے پر میرے آنسو نکل آئے۔ ادینہ کو کیا پتا کہ مجھے بنانے کے لیے کن کن مراحل سے گزارا گیا تاکہ اس قابل ہو جاؤں
कि बच्चे मुझ पर होमवर्क कर सकें और ऐसा करके वो बड़े आदमी बने। आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि मुझे यानी कागज़ को कैसे बनाया जाता है। मेरे आबा व अजदाद का ताल्लुक़ चीन से है। पहले उन्होंने मुझे दरख्तों की छाल बारीक पीसकर पानी की मदद से बनाना शुरू किया और फिर धूप में खुश्क किया। यूँ मेरी इब्तिदाई शक्ल बनी और मुझ पर इंसान ने लिखना शुरू किया। ज़माना तरक्की करता गया, नित नए तजर्बे हुए, मुझे बनाने के जदीद तरीक़े अपनाए गए। यकीनन आपने गंदम का पौधा देखा होगा। जब गंदम पक जाता है तो उसके दाने अलग कर लिए जाते हैं और भूसा अलहदा कर लिया जाता है। इस भूसे को तोड़ी कहते हैं। इससे कागज़ बनाया जाता है। इसके अलावा सफ़ेदे की लकड़ी और गन्ने के भूसे को भी कागज़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तोड़ी को पानी से धोया जाता है। इसके बाद बड़े बड़े टैंकों में डालकर भाप और केमिकल्स की मदद से नरम किया जाता है और वॉशिंग फिल्टर से गुजार कर साफ़ किया जाता है। इसके बाद फैसला किया जाता है कि मुझे सफ़ेद कागज़ बनाना है या फिर ब्राउन। इस मरहले में क्लोरीन गैस या फिर हाइपो का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगला मरहला शुरू हो जाता है और मुझे बड़े बड़े हौज़ों में डाला जाता है। इसी मरहले में वहाँ मुझे मिक्स किया जाता है। मेरी इस शक्ल को पल्प कहते हैं। इसी मरहले में मेरे रंग और रूप का फैसला किया जाता है और इसी के मुताबिक केमिकल्स और रंग डाले जाते हैं। इसके बाद रोलर्स की मदद से मुझे कागज़ की शक्ल में बनाकर मरहला शुरू हुआ। मेरी प्लेट को रोलर्स कागज़ बनाकर वहीं खुश करके लपेट दिया जाता है, जिसे रेल कहते हैं। इस सारे अमल में मेरा साइज़ और क्वालिटी पर भरपूर तवज्जो दी जाती है। फिर उन रेल्स को रिवाइंड पर मुख्तलिफ साइज़ में काटा जाता है। इसके बाद मुझे फिनिशिंग हाउस मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां कटर्स की मदद से टुकड़े किए जाते हैं। फिर मेरे बंडल बनाकर उन पर क्वालिटी, वज़न और साइज़ के स्टिकर्स लगाए जाते हैं। इसके बाद ट्रकों पर लोड करके बड़े शहरों में भेजा जाता है, जहां छोटी मशीनों और कटर्स की मदद से कॉपियों, रजिस्टरों और शीट्स की हिसाब से मुझे काटा जाता है। इसके बाद लाइंस लगाकर मेरी खूबसूरती में इजाफा किया जाता है और मुख्तलिफ साइज़ की कापियाँ, रजिस्टर और डायरियाँ बनाई जाती हैं। आपने देखा मुझे बनाने में कितनी मेहनत लगती है और ख़ुद मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। मुझे बार बार पीसा और काटा जाता है। भाप के गर्म रोलर्स पर खुश्क किया जाता है। मेरे ज़रिए आप इल्म हासिल करके आप आगे बढ़ते हैं, बड़े आदमी बन सकते हैं। मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब आप मुझ पर कार्टून्स बनाते हैं, बेराब्ता और टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचते हैं और फिर कुछ देर के बाद फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। उस वक्त मेरे आंसू निकल आते हैं। आज मुझसे वादा करें, आप होमवर्क करेंगे और संभाल कर भी रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी उस कागज़ के बनने की कहानी जो आपके और हमारे बड़े काम आता है। दिल के जज्बात, अल्फाज इसी कागज़ पर लिखे जाते हैं और दिलों से दिलों को भेजने वाला पैगाम भी इन्हीं कागज़ों पर लिखा जाता है और इन्हीं कागज़ों पर लिखकर न जाने कितने अफराद मशहूर व मारूफ हो गए। दिल की कलम से मैं आज बस इतना ही। आइए दोस्तों, आपके मूड को और थोड़ा सा फ्रेश करते हैं, तरोताज़ा करते हैं। और मूड फ्रेशनर की अगर बात की जाए तो मौसीकी से बेहतर भला और कौन हो सकता है। आइए समाप्त करते हैं कानों में रस घोलने वाली आवाज़ में एक गज़ल।
अब तक हम दुख सहते हैं, दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं, दिल की बात। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं, दिल की बात। बीत गया सावन का महीना, मौसम ने नजरें बदली। बीत गया सावन का महीना, मौसम ने नजरें बदली, लेकिन इन प्यासी आँखों से अब तक आंसू बहते हैं। लेकिन इन प्यासी आँखों से अब तक आंसू बहते हैं, दिल की बात। जिनकी खातिर शहर भी छोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए, जिनकी खातिर शहर भी छोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए, आज वही हमसे बेगानी बेगानी से रहते हैं। आज वही हमसे बेगानी बेगानी
बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं, दिल की बात। कानों में रस घोलने वाली ये दिलकश आवाज़ थी मुन्नी बेगम की और कलाम था हबीब जालिब का। दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात में अब आपको मिलवाते हैं एक नए उभरते हुए नस्र निगार कलमकार से, और आप हैं सैयद हम्माद। ये आपके लिए लेकर आए हैं एक अफसाना, बंगला नंबर 203। आइए सुनते हैं। नूरपुर की एक सुस्त दोपहर थी। सर्दी की छुट्टियों में स्कूल बंद थे और हाशिर के पास करने को कुछ नहीं था। नूरपुर एक बहुत ही सुस्त रफ्तार और उबाऊ उपजाने वाला कस्बा था, खास करके 12 साल के एक बच्चे के लिए जो अपने वीडियो गेम से खेल खेल कर थक चुका था। अगर किसी को सुकून की तलाश हो तो नूरपुर उसके लिए एक बेहतरीन इंतखाब था। बड़े बड़े बागीचे वाले घर जो कि एक बहुत बड़े मैदान के चारों तरफ मुनज़्ज़म तरीके से खड़े थे। मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ मौजूद था जिसने नूरपुर के बसने का पूरा नज़ारा देखा हुआ था और उन वाक़यात का इकलौता गवाह था। जाहिर है कि नूरपुर की एक लंबी तारीख होगी, क्योंकि ये शहर अंग्रेज़ों के ज़माने का माना जाता था। यहाँ की सबसे दिलचस्प जगह यहाँ का बड़ा बाज़ार था, जहाँ हर किस्म की चीज़ें दस्तयाब थीं, या फिर दिलचस्प था बंगला नंबर 203। पहली नज़र में तो ये नूरपुर के बाकी बंगलों जैसा ही था, लेकिन था सबसे पुराना और वीरान। आधे अधूरे कस्बों पर टिके दरवाज़ों, शिगाफ शुदा दीवारों, टूटी खिड़कियों के नज़ारे को आप महज 1 मिनट से ज़्यादा देखें तो रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ जाती थी। नतीजतन बंगले के चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा पसरा रहता। हाशिर ने बंगले नंबर 203 के बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं। शमशेर नाम का एक शख्स इसका मालिक हुआ करता था। शमशेर और उसकी बीवी 1823 में यहाँ आकर बसे थे और यहाँ के बसने वाले पहले लोगों में इनका नाम भी शुमार होता था। सन 1832 में शमशेर की पत्नी की किन्हीं रहस्यमय हालात में मौत हो गई और उसकी लाश का कुछ अता पता भी नहीं चल पाया। कहा गया कि इस सदमे के बाद शमशेर अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा और कुछ ही वक्त बाद उस अपने कमरे की छत से लटका पाया गया। उसके हाथ में एक कागज़ का पुर्जा था जिस पर खून से इबारत लिखी थी, जो कोई इस घर के करीब आएगा बर्बाद हो जाएगा। इस वाक़ये के बाद से उस घर में अजीब अजीब खौफनाक हरकतें होने लगीं और अफवाहें फैलने लगीं। लोगों का मानना था कि शमशेर कभी उस बंगले को छोड़कर गया ही नहीं और आज भी मरहूमीन की रूह वहां भटकती है। आने वाले सालों में एक के बाद एक हादसों और लोगों के गायब होने के वाक़यात की बदौलत अब कोई भी बंगला नंबर 203 के आसपास जाने की हिम्मत भी नहीं करता था, और जिन लोगों ने भी ये हिमाकत की वह दोबारा नहीं देखे गए। जैसा कि कहा गया है, खाली दिमाग शैतान का घर। हाशिर ने तय किया कि इस बंगले के राज का पर्दाफाश करना चाहिए। अगर भूत होते हैं तो उनसे मिलने का अलग ही मजा होगा, उसने मन ही मन सोचा। उस रात 11:15 बजे हाशिर अपने बिस्तर से उठा और चुपचाप खिड़की के जरिए रात की तारीकी में निकल पड़ा। झाड़ियों में छिपाई हुई टॉर्च को हाथ में लिए चलते दौड़ते भागते हुए बंगला नंबर 203 के बाहरी लोहे के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने कांपते कदमों से वहां लगी खतरे की आगाही देती तख्तियों को नजरअंदाज करते हुए चार दीवारी फांद गया। डर और तजस्सुस उसके दिलो दिमाग पर हावी हो चुके थे और जिस्म में लहू की रफ्तार बढ़ने लगी थी। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, लकड़ी के फर्श की देवड़ी जोर से चुरमुराई, जैसे उस फर्श में वहां जमी धूल के अलावा कोई वजन सहने की ताकत ही नहीं थी। हाशिर के हर कदम के साथ चरमराहट बढ़ रही थी और हर आवाज के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। हाशिर बंगले के दरवाजे पर पहुंचा, जो कि अध खुला सा हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी और उसे धकेला।
दरवाज़ा एक डरावनी पिक्चर के सीन की तरह आवाज़ करता हुआ खुला। ठंडी और अजीब बू हाशिर के नथनों से टकराई। अपनी जगह से आगे उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। हाशिर कुछ कदम अंदर बढ़ाने लगा तो उसे अपने हाथ में कुछ भारीपन महसूस हुआ। उसने देखा तो पाया कि उसने इतनी जोर से टॉर्च पकड़ी हुई थी कि उसका हाथ सुन्न पड़ चुका था। बंगले में दाखिले के तजस्सुस में वो टॉर्च को भूल ही गया था। टॉर्च का बटन ऑन करते ही हॉल की खाली दीवारें, बड़े बड़े मकड़ी के जाले और हर तरफ फैली धूल नुमाया हो गई। हाशिर के अंदर बढ़ते कदमों की आहट को फर्श पर जमी धूल ने खामोश कर दिया। कुछ कदम अंदर चलकर हाशिर बैठक में जा पहुंचा, जहां 2 सोफे बिछे थे, जिनके बीच में एक कांच की मेज रखी थी। मेज पर रखी एक चमकदार चीज ने हाशिर का ध्यान खींचा। वो एक सोने की जेब घड़ी थी। यहाँ इस धूल से सने घर में इतनी साफ और चमकदार चीज की मौजूदगी बहुत ही अजीब और नामौका थी। हाशिर ने कांपते हाथों से उसे उठाया और खोला। ये देखकर उसके होश फाख्ता हो गए कि घड़ी चल रही थी और बिल्कुल ठीक वक्त बता रही थी। 12 बजने में 1 मिनट। उस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ कमरे की खामोशी को चीरती हुई पूरे बंगले में गूंजने लगी। हाशिर घड़ी के अंदर लगी एक औरत की तस्वीर का मुआयना कर ही रहा था कि उसके अपनी कलाई पर बंधी घड़ी ने आधी रात होने का पता देना शुरू कर दिया। उस आवाज़ से चौंक कर हाशिर के हाथ से वो सोने की घड़ी गिर पड़ी। जैसे ही हाशिर घड़ी को उठाने के लिए झुका, दीवारों के हर शिगाफ में से धुंध सी छूटने लगी और देखते ही देखते पूरे कमरे में छा गई। किसने इस जुर्रत की मेरी जागीर में दाखिल होने की? तू होता कौन है, मेरी बेशकीमती मिल्कियत को छूने वाला? एक चुभती आवाज़ हाशिर के कानों में पड़ी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो पलटा और उसने अपनी आंखों के सामने फैली धुंध के बीच एक बूढ़ी, सफ़ेद और खौफनाक शक्ल पाई, जिसे देख वो भौचक्का रह गया। कौन हो तुम? हाशिर का ये सवाल उसके हलक में ही गूंज कर रह गया। जाहिर है कि डर ने उसके गले और जिस्म पर काबू कर लिया था। वो भागना चाहता था, पर उसके पांव उसका साथ छोड़ चुके थे। तुझसे पहले भी ये सवाल कईयों ने पूछा है, पर जवाब हमेशा एक ही है। मेरा नाम शमशेर है और मैं वो आखिरी शख्स हूँ जिसे तू मिल रहा है। धीमी मगर सर्द आवाज में कहते हुए वो एक चीते की तरह हाशिर पर लपका। उसी समय हाशिर के ऊपर बनी डर की जकड़ टूटी और वो अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजे की जानिब दौड़ा। हाशिर के दरवाजे के कुछ ही फासले पे पहुंचने से भी पहले वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। अगले दिन नूरपुर की अखबारों की सुर्खियां थीं। 15 साल का एक बच्चा लापता, लोगों का मानना है बंगला नंबर 203 ने किया एक और शिकार। बंगला नंबर 203। हमें तो अफसाने का नाम सुनते ही लगा था सैयद हम्माद आज अच्छे अच्छों की करने वाले हैं सिट्टी पिट्टी गुम। अब कितने लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हुई और कितने लोग अपने आसपास होने वाली आहट पर चौंक पड़े, ये तो हमारे दोस्त ही बताएंगे। दोस्तों, किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह होता है, यानी किसी आदत की लत लगना या एडिक्शन होना। आज इस मुतालिक मुख्तसरन इतना ही कहना चाहेंगे कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से रोकना चाहिए और उनकी सेहत पर इसके ज़्यादा इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से उन्हें आगाह भी करना चाहिए। और ये आपकी और हमारी सभी की जिम्मेदारी है। आप तो जानते हैं दोस्तों कि बच्चों के लिए मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कितना ख़तरनाक है, कितना नुकसानदेह है। और वैसे भी आजकल बच्चे मोबाइल और लैपटॉप पर ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं, लिहाजा कोशिश कीजिए जितना भी वक्त उनको मिले अपना होमवर्क करने के बाद उनको किसी दीगर खेल में उनको लगाइए और उनका वक्त जो है अगर खेल में ज़्यादा गुजरे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं। तो आपका ये दोस्त भी अच्छे बच्चों की तरह घड़ी का कहना मानते हुए फूला पंडिता के साथ
آج کے پروگرام سے لیتا ہے اجازت. خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند.